अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबका? वालेकुम सलाम मैम, आप सुनाएं कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, we will revise the previous topic and then we'll start with a new one. Previous topic में बेटा हमने कोक्सा वेरा और जीनू वेरम के बारे में पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कोक्सा वेरा के बारे में मुझे कोई बच्चा बस डिफाइन कर दे व्हाट इट मैम इज। शरील बताता है। मैम जो हमारे पास जो फीमर होती है, फीमर की नेक और शैफ्ट के दरमियान जो नॉर्मली एंगल होता है वो इसमें बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली इसकी जो रेंज होती है वो 120 टू 135 होती है। इन केस अगर ये हमारे पास लेस देन 120 हो जाए तो हम लोग कहते हैं कोक्सा वेरा। ये हमारे पास मोस्टली जो होती है बायलेटरल होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लिम्ब होते हैं हमारे पास शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ना बजरका बेटा आप ये बताइए कि कॉजेस क्या हो सकती हैं कोक्सा वेरा की? मैम जो कोक्सा वेरा के कंजेनिटल भी हो सकते हैं और जो हमारे पास ना किसी ट्रॉमा की वजह से भी होता है। कंजेनिटल हमारे पास बायलेटरल होते हैं हमेशा, और जो किसी ट्रॉमा की वजह से वो यूनिलेटरल हमारे पास होते हैं। उसके अलावा रिकेटिक कॉज भी होता है, जिसमें पास रिकेट्स की वजह से जो है ये कोक्सा वेरा डिफॉर्मिटी हो सकती है। उसके अलावा पेजिट डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और जो है इसके अलावा हमारे पास जो है आइडियोपैथिक भी हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, मिशकात फातिमा बेटा आप ये बताइए कि हम क्या सर्जरी का नाम है जो हम यूज करते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्जरी दैट वी डू इन केसेस ऑफ सिवियर कोक्सा वेरा? मैम सब ट्रोकेंटेरिक सर्जरी करते हैं हम। ऑस्टियोटमी, ठीक है, सबट्रोकेंटेरिक ऑस्टियोटमी की जाती है इसके अंदर। वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट वुड लाइक टू टेल मी, अब एक्सेप्ट फॉर दीज 3 स्टूडेंट्स, would like to tell me कि जीनू वेरम क्या होता है और मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या हैं जीनू वेरम की? मैम ये जो जीनू वेरम है कि एंगुलर डिफॉर्मिटी है प्रॉक्सिमल टिबिया की। मैम इसके अंदर ना बोर्ड लेग्स हो जाती हैं और जो एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और मैम मोस्टली जो है ये फिजियोलॉजिकली जो है वो इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन विद एज उनका जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल इसके कॉजेज हो तो उसमें मैम कुछ डिजीज आ जाती हैं, जैसे कि ब्रोन्स डिजीज होती है जिसके अंदर ग्रोथ प्लेट की एक्चुअली ये डिजीज होती है। इसके अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटी होती है ग्रोथ प्लेट के अंदर। या फिर मैम अगर उसका जो लेटरल लिगामेंट हो नी जॉइंट का, तो मैम अगर उसकी लेग्जिटी हो तब भी ये बो लेग्स हो जाती हैं और जीनू वेरम उसके अंदर होता है। और मैम इसके अंदर एक जो मार्क्ड फीचर होता है वो ये होता है कि इसके जो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द नी होता है ना मैम, उसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वाला एरिया शॉर्टेंड हो जाता है, वहाँ पे बार बार फ्रिक्शन होती है जब भी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आने लग जाती हैं। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉज क्या थी? रिकेट्स। ओके मैम। हाँ, रिकेट्स तो लाजमी बताना है आपने जीनू वेरम में, बिकॉज हम जब बच्चे हमने देखे थे रिकेट्स के तो उसमें ऑब्वियसली सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स का एक फैक्टर होता है। तो वेरी गुड बेटा, यू गाइस हैव एक्चुअली स्टडीड द लेक्चर। आज हम डिफॉर्मिटीज ऑफ लोअर लिम्ब को कंटिन्यू करेंगे और हमारे दो टॉपिक्स हमने कवर करने आज जीनू वेलगम एंड जीनू रिकर्वेटम के बारे में आज पढ़ा जाएगा। जीनू वेलगम इज कॉल्ड नॉक नीज जो कि नॉक कर रही होती हैं आपस में, जो नीज जिन लोगों की जुड़ी होती हैं ड्यू टू कॉजेज विच आर कॉजिंग जीनू वेलगम, तो उसके जैसे कहते हैं उनको नॉक नीज कहा जाता है। बिल्कुल जैसे कहते हैं, अगर आप कहें कि ये वाली डिफॉर्मिटी हो विच इज ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द स्लाइड, दिस वन, the knees are present close together and you can see that the limbs are away from each other, so it's a genu valgum with the knock knees, and the knock knees are the knees which are joining each other, ठीक है, एक दूसरे से क्लोज प्रोक्सिमिटी में होती है। जीनू वेरम में आपको ऑलरेडी पता है कि एंगुलेशन आती है, बो लेग्स होती हैं, लेग्स अंदर की तरफ हैं एंड नीज हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम, और बिटवीन नी जिसे कहते हैं वो डिस्टेंस पे हम इसकी सिवियरिटी को जज करते हैं। दिस इज द नॉर्मल साइड। सो ये आपने फर्क देख लिया जीनू वेरम एंड जीनू वेलगम में। तो ये है द नीज आर डेविएटेड टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड टच वन अनदर व्हाइल द लेग्स आर स्ट्रेटेंड। जैसे आपको क्रोमोसोम नजर आता है ना बेटा, सेंट्रोमेयर, उसकी लिम्स होती हैं, तो फीमर्स एंड टिबिया दे आर डेविएटेड आउटवर्ड्स व्हाइल द नीज आर प्रेजेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। इसको कहते हैं नॉक नीज
या जीनू वेलगम कहा जाता है इसको। ये देख रहे हैं पिक्चर को, तीनों बच्चों को, यस मैम। नॉक नीज या फिर जीनू वेलगम डिफॉर्मिटी हुई हुई है, ये देखें। चूंकि आप देखें इंतहाई मैल नरिश बच्चे हैं or they look from an African country as well. So probably the cause in all of them is rickets, because rickets can show in a wide array of symptoms, not necessarily Bolex, but it can show as valgum in certain cases. So valgum is the medial angulation of knee and outward deviation of the longitudinal axis of both the tibia and the femur. जो ये वाली लाइन है यही मैंने बताई कि medial angulation होती है knee joints की, और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है वो आउटवर्ड डेविएटेड है, लाइक अ क्रोमोसोम के जैसे फिगर होता है। एडवांस केसेस में क्या होता है, जब डिजीज अभी से प्रोग्रेस कर रही होती है, अभी स्टार्ट हुई होती है, तो जो फीमर है वो, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं एक बो लेग, तो फीमर इनिशियली इंटरनली रोटेट हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे डिजीज एडवांस करती है तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका एक फेशिया होता है, टेंसर फेशिया लाटा, जो कि एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर पे जाके लग रहा होता है। वक्त के साथ साथ जब एडवांस होता है केस, तो इसके कॉन्ट्रैक्चर की वजह से इनिशियली इंटरनली रोटेट करती है फीमर, लेकिन एडवांस केसेस में वो फिर एक्सटर्नली रोटेट करना शुरू करती है, बस दिस इज ओनली इन एडवांस केसेस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द टेंसर फेशिया लाटा। और अगर टिबिया रोटेट करनी शुरू हो गई तो वो बाइसेप्स फेमोरिस मसल की वजह से है। डिस्टल शाफ्ट ऑफ द टिबिया डेवलप्स अ कॉम्पनसेटरी इंटरनल रोटेशन। जब डिजीज अभी सिर्फ स्टार्ट हुई होती है, एडवांस नहीं होती, सिर्फ अभी स्टार्ट हुई होती है प्रोग्रेस करनी, तो उसमें क्या होता है कि इनिशियली जैसे कि फीमर भी इंटरनली रोटेटेड था, तो टिबिया का जो डिस्टल शाफ्ट होता है, द डिस्टल शाफ्ट, वो कॉम्पनसेटरी उसमें इंटरनल रोटेशन आई होती है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपकी नीज अंदर को मूव करेंगी तो आपकी टिबिया भी अंदर को मूव करती है। ये एडवांस केसेस की बात है कि जब कॉन्ट्रैक्चर फेशिया और मसल में डेवलप होना शुरू होगा, फिर वो पुल करना शुरू कर देंगे एक्सटर्नली आउटवर्ड फीमर टिबिया को, बट रिमेंबर इट्स ओनली इन द एडवांस केसेस। जीनोवैल्गम फिजियोलॉजिकल, जो जीनोवैल्गम है जो फंक्शनल है, जो नॉर्मली होता है, वो बाय द एज ऑफ 2 to 3 years अपीयर हो जाता है, बिकॉज इस एज में बच्चे ने वेट बेयरिंग स्टार्ट किया, वॉकिंग स्टार्ट कर दिया, और बाय द एज ऑफ 6 years ये करेक्ट हो जाता है। टाइप्स जैसे कि एक पढ़ी की फिजियोलॉजिकल, दूसरी पढ़ी हमने कॉम्पनसेटरी, वेरस, वेल्गस एंड रोटेशनल डिफॉर्मिटीज ऑफ द प्रोक्सिमल फीमर में भी नॉक नीज टाइप फॉर्म हो जाती हैं। अगर याद हो कि कॉक्सा वेरा जब हमने बेटा पढ़ा था, हमने जब कॉक्सावेरा पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास ये हेड ऑफ द फीमर है, ये नेक है, ग्रेटर लेटर ट्रोकेंटर, और ये शाफ्ट हमारे पास मौजूद होता है। तो इसका जो एंगल है ऑब्वियसली ये कम होता है, हमने यही पढ़ा था, राइट? तो आपकी फीमर जाती थी अंदर की तरफ, ऐसी ही बात है। यस मैम। यस मैम। अब दोनों तरफ से अगर फीमर अंदर की तरफ चली जाए तो ऑब्वियसली नॉक नी डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाएगी। तो कॉक्सावेरा एसोसिएटेड नॉक नीज करवा रहा होता है, इट्स एसोसिएटेड विद इट। सिमिलरली फीमर के अगर प्रोक्सिमल एंड पे वेल्गस डिफॉर्मिटी आ जाए या और कोई रोटेशनल डिफॉर्मिटी आ जाए, तो कॉम्पनसेटरी नॉक नीज डेवलप हो जाती हैं, इट इज एसोसिएटेड with the deformities of the proximal femur. So जीनो वेलगम जो होता है वो प्रोक्सिमल फीमर की डिफॉर्मिटीज के साथ साथ ही मौजूद होता है, बिकॉज जो प्रोक्सिमल फीमर का जो भी अलाइनमेंट होगी वो नी की अलाइनमेंट को अफेक्ट करती है। सिमिलरली परसिस्टेंट अगर एंटी वर्जन हुई है फेमरल नेक की, अगर फेमरल नेक जो है, अगर हम लैटरल व्यू से फीमर को देखें तो यहाँ पे उसकी नेक मौजूद है और ये सारा का सारा ग्रेटर लेटर ट्रोकेंटर आ रहा है, तो अगर ये आगे की तरफ एंटी वर्ट कर जाए, एंटी वर्जन होता है आगे की तरफ, जैसे काइफोसिस होता है, इस तरह एंटी वर्जन होता है, आगे की तरफ मूव करना एंटी वर्जन है। तो इसी तरह अगर नेक ऑफ द फीमर का एंटी वर्जन हो जाए, वो भी पूरी की पूरी फीमर की अलाइनमेंट को खराब कर देता है, फीमर अंदर की तरफ मूव कर जाती और नॉक नीज डेवलप होने का चांस है। एंटीवर्जन जैसे कि मैं आपको जैसे जनरल नॉलेज दूं, जैसे फीमेल्स में जब हम बात करते हैं तो जो यूट्रस होता है वो एंटीवर्टेड होता है, नॉर्मली ऐसे पड़ा होता है। अगर आपने कभी पेल्विस का देखा हो, आप लोगों ने नेटर की एटलस के अंदर या फिर वैसी कोई स्लाइड देखी हो, कट सेक्शन ऑफ द पेल्विस, तो आपने देखा होगा कि जो यूट्रस होता है वो ऐसे पड़ा होता है। कभी देखा या अंदाजा हो इस बात का? यूट्रस ऐसे की तरह पड़ा होता है।
यस मैम, कहीं रेट्रोग्रेड नॉर्मल पोजीशन होती है उसकी। एंट्रोग्रेड बेटा एंटीवर्टेड होता है। रिट्रोवर्जन नॉर्मल नहीं होता। रिट्रोवर्जन में रिट्रोवर्टेड यूट्रस पीछे की तरफ गिरा होता है। ठीक है नॉर्मली मैम, ठीक यूट्रस है। एंटीवर्टेड होता है। ठीक है, तो ये वैसे जस्ट एक बताने के लिए कि एंटीवर्जन का मतलब क्या है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल कॉजेज क्या हो सकती हैं आपके पास जीनू वेलगम या नॉकनीस की? तो ऑब्वियसली ग्रोथ प्लेट में कोई इशू आ जाए कि अलाइनमेंट ही उस तरह स्टार्ट हो गई है, या आपके पास रिकेट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई, तीनों बच्चों को रिकेट्स की वजह से हुआ था जीनू वेलगम। और इसके अलावा अगर इंजरी हो जाए आपकी एपिफिजियल या फिजियल ग्रोथ कार्टिलेज पे, तो ग्रोथ कार्टिलेज की इंजरी की वजह से अलाइनमेंट ही फीमर की इस तरह एलोंगेशन होगी बोन की कि नॉकनीज डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाएगी। ये क्या है? क्या है ये बेटा? वेरी गुड, देख रहे हो बो लेग्स बनी, ये बो लेग्स। और ये क्या यस है? मैम, वेलकम, जीनू वेलकम। वेरी गुड। दोनों में देखें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ही कॉज लग रही है। मेल नरिश बच्चा देख रहे हैं आप, इसके रिब्स कितने प्रोमिनेंट है। यस मैम। सिमिलरली ये वाला बच्चा भी। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है अगर एडल्ट्स की बात की जाए, और ये सीक्वल हो सकता है चाइल्डहुड डिफॉर्मिटी का, आगे अगर किसी बड़े में नजर आ रहा है तो या बचपन से है, या रूमाटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, हड्डियों की इन्फ्लेमेशन होती है, उस वजह से कोई लिगामेंट की इंजरी हो, मेल यूनाइटेड फ्रैक्चर हो, मतलब फॉर एग्जांपल डिस्टल फीमर या प्रोक्सिमल टिबिया का कोई फ्रैक्चर हुआ, वहाँ पे मेल यूनियन इस तरह हुआ कि एंगुलेशन बन गई है, नॉक नीज आ गई हैं, तो मेल यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर, पैजर्स डिजीज। पैजर्स डिजीज पढ़ी है किसी ने कहा था पढ़नी है, कोई यस बता मैम। सकता है पैजर्स डिजीज? बताएं बुजुर्ग, आप यस बताएं। यस मैम, शर्जील ने मैम, पढ़ी। इसमें ना जो नॉर्मल रिसाइकलिंग होती है ना बोन की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मली बोन के जो न्यू टिश्यूज होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं ओल्ड वन से, लेकिन इसमें जो ऑस्टियोब्लास्टिक और क्लास्टिक एक्टिविटी होती है ना वो इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से बोन ठीक जो है है फ्रेजाइल और मिसहैपन बोन बनती है। जी, शर्जील आप क्या बताना चाहोगे बेटा? जी मैम, मैंने भी यही पढ़ा है कि बेसिकली जो हमारे पास न्यू बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन का एक बैलेंस होता है, जब वो बैलेंस ही हमारे पास इम्बैलेंस हो जाएगा तो इसे पैगेट डिजीज कहते हैं। बेसिकली इट इज़ अ मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर। हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा था कि इनिशियली ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से फाइब्रोसिस का एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है कि बोन रिजॉर्प्शन, और जो रिजॉर्प्शन जहाँ जहाँ पे लिटिक लीजन्स आ जाएंगे वहाँ पे फाइब्रोसिस शुरू होगी, फिर एकदम ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और बोन फॉर्मिंग। इस तरह रैपिड इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि बोन्स इंतहाई सॉफ्ट हो जाती हैं, और इस सॉफ्टनेस की वजह से डिफॉर्मिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जॉइंट्स में और बोन्स के अंदर। ठीक है, तो कॉजेस को भी इस तरह डिफाइन कर दिया गया कि कोई कॉज आपको ना मिले तो इडियोपैथिक है। पोस्ट ट्रोमैटिक में अगर कंडाइल्स या ग्रोथ प्लेट या एपिफिजिस में अगर ट्रॉमा हो और उनकी मेल यूनियन हो जाए तो पूरी बोन में सेलानियम की वजह से भी जीनू वेलगम हो सकता है। क्लोज इंफ्लेमेटोरी रीजंस की वजह से, नियोप्लास्टिक या ट्यूमर ग्रोथ की वजह से, फॉर एग्जांपल कॉन्ड्रोब्लास्टोमास, bone softening conditions such as rickets and osteomalacia, bone dysplasias and rheumatoid arthritis, stretching of joints such as Charcot's disease. Charcot's disease डिजीज होती है जिसको न्यूरोपैथिक आर्थ्रोपैथीज भी दूसरे अल्फाज में कहा जाता है। बहुत एडवांस है आपके लेवल से, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि कैसी जॉइंट डिजीज है जिसमें प्रीलिमिनरी, जिसे कहते हैं न्यूरोपैथी के साथ साथ एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने डायबिटीज, अगर आपको याद हो हमने पढ़ी थी, डायबिटीज में क्या होता है बेटा, न्यूरोपैथी हो रही होती है, नर्व्स डैमेज होती हैं, और नर्व्स ही इन टर्न आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी करवाती हैं। आप अपनी लेग को एक्सटेंड करते हो, फ्लेक्स करते हो, अपने एंकल जॉइंट को प्लांटर फ्लेक्शन करते हो, डॉर्सी फ्लेक्शन करते हो, ये किसकी वजह से होता है? ये नर्व्स की वजह से हो रहा है, राइट? और नर्व्स जब इफेक्ट होनी शुरू होंगी तो जॉइंट्स भी इफेक्ट होंगे, बिकॉज जॉइंट्स पे मोबिलिटी नहीं होगी। और इसके साथ साथ चारकोश डिजीज में न्यूरोपैथी का एलिमेंट तो होता है, या साथ साथ बोन्स के अंदर डीजेनरेटिव डिजीज स्टार्ट हो जाती है, बोन्स डीजेनरेट करना शुरू हो जाती हैं, टूटनी शुरू हो जाती हैं, वीक होनी शुरू हो जाती हैं, और साथ साथ लिगामेंट्स में भी लैक्सिटी मौजूद होती है। तो 3 से 4 चीजें इकट्ठी चारकोश डिजीज में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा पैरालिटिक डिजीज, जिन लोगों में पैरालिसिस हुआ होता है, उनकी कंप्लीटली उनका पैराप्लीजिया हुआ होता है, लोअर लिम्स काम नहीं करती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि आपने अगर नोट किया होगा कि जो पैराप्लीजिक पेशेंट्स होते हैं या जिनमें डिसयूज एट्रोफी है, तो उनकी कभी आपने लिम्स देखी हैं? ऐसे लोगों की टांगे देखी हैं कभी जो स्ट्रोक के मरीज हैं? बड़ी पतली पतली टांगे होती है उनकी, मसल मैस ही नहीं होता उसके अंदर,
और फिर वक्त के साथ साथ कॉन्ट्रैक्चर्स भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पैसिव मूवमेंट ना, स्ट्रोक के पेशेंट्स की हम लोग पैसिव जॉइंट की मूवमेंट्स करवाते रहते हैं लेटे लेटे मरीज की, ताकि क्या किया जाए, हाँ, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो उसके अंदर। डिसयूज एट्रोफी तो मसल्स में हो रही है, साथ साथ लिगामेंट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बेटा ये जो भी बेटा है ना दूसरा कोई लेक्चर ले रहा है बोल रहा है, प्लीज डिस्टरबेंस ना करो, नहीं सुनना बेशक मत सुनो, बट इट्स वेरी अनोइंग दैट दिस हैपेंस ड्यूरिंग द क्लास। ओके व्हाटएवर। इसके अंदर फिर मैं यही बात बता रही थी कि पैरालिटिक डिजीज में अगर आपने कभी देखा हो पेशेंट को, तो हम इसलिए उनकी पैसिव मूवमेंट्स क्यों करवाते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो उनके जॉइंट्स के अंदर। सो हैव यू एवर सीन अ पेशेंट लाइक दैट, जो जिस मतलब जिनको बिल्कुल स्ट्रोक हुआ होता है, पैराप्लीजिक होते हैं, फालज का मरीज होता है, यस मैम, देखे हैं। यस मैम। तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि जॉइंट डिफॉर्मिटी की वजह से उनके अंदर नॉक नीज डेवलप हो सकती हैं। सिमिलरली कार्टिलेज थिनिंग, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द नी है उसके ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की वजह से भी नॉक नीज का डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स अगर देखी जाए नॉक नीज की, तो नी पेन, जो गेट है या चलने का तरीका है वो लिंपिंग होगा, विजुअल डिफॉर्मिटी नजर आएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हम क्लिनिकल सिवेरिटी देखते हैं कितनी है, तो इंटरमेल्यूलर गैप पे। मेल्यूला याद है आपको क्या है? अगर मैं लोअर एंड ऑफ द फीमर बनाऊं तो इस तरह कितना डिप हुई होती है, लैटरल मेल्यूलोस होता है, मीडियल मेल्यूलोस होता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जरा सारे बच्चे जरा अपनी नीज को मिलाओ आपस में, मिला लिए नीज? अगर लेटे हो, अगर लेटे नहीं हो तो जरा लेट के यस मैम। चलो, डेफिनेटली लेटे ही होगे। तो इसमें जब आपने अपनी नीज को मिलाया है, तो आप जरा अपनी नीज को इंटरनली रोटेट करना शुरू करो जितना मैक्सिमम हो सकता है। कर लिया इंटरनली रोटेट? यस मैम। यस मैम। फीमर, अब देख रहे हो कि मीडियल मैल्यूलाई जो है वो सेपरेट हो रहे हैं जैसे जैसे आप इंटरनली रोटेट कर रहे हो, यस मैम। उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ये जो सी है पैरामीटर, ये हम चेक करते हैं क्लिनिकल सिवियरिटी को, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी सिवियर डिजीज है। ठीक है, सो इंटरमेल्यूलर डिस्टेंस is the distance between the medial malleoli when the knees are touching the when knees are touching with the patella facing forward, and the distance between the malleoli is more than 8 centimeter, और 8 centimeter से बढ़ जाए तो ये severe disease की तरफ आता है। ठीक है, डायग्नोसिस जो हमने पहले भी कॉक्सा वेरा जीनो वेरम में किया था, तो हिस्ट्री पे आप देखोगे पेशेंट की कॉजेज को रूल आउट करोगे, फिजिकल एग्जाम करवाओगे और एक्सरे करवाओगे बोथ लिम्स का देखने के लिए, एक तो डिफॉर्मिटी को, दूसरा अगर कोई रूमाटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का एलिमेंट चल रहा था वो भी एक्सरे पे पिक हो जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कॉज पे। अगर रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया कॉज है तो यू विल गिव दीज सप्लीमेंट्स। बहुत से लोगों में बहुत बड़ा फैक्टर आजकल मेटाबॉलिक डिजीजेस में वेट गेन या ओबेसिटी का, and obesity is one of the major causes of जिसे कहते हैं knock knees, because of the intense weight bearing on the joints. So this is one of the major causes of knock knees. So weight loss important, and similarly exercise. इसके अलावा knock knees braces भी यूज की जाती हैं to align the joints, उनको स्ट्रेट किया जा सके। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने सेवियर केसेस में यूज करनी है। इंटरमेल्यूलर डिस्टेंस जब 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा बाय द एज ऑफ 4 years, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मोर देन 10 सेंटीमीटर, हमने क्या किया था बेटा अभी? हमने यही बताया था ना कि इंटरमेल्यूलर डिस्टेंस इज यूज्ड टू चेक द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। अब 10 सेंटीमीटर से जब ज्यादा बढ़ जाए तो ये सर्जरी की इंडिकेशन बन गई है। ठीक है, तो अब हमने क्या सर्जरी करनी है? If the lateral portion of the epiphyseal plate is intact, stapling the medial portion of the epiphyseal plate, medial portion। आप कहोगे कि यार ये क्या बात आ गई, समझ नहीं आई, तो मैं अभी आपको बताऊंगी क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बात बताई थी, लेकिन अब आपको मैं बताऊंगी तो आपको बेहतर समझ आएगी। हमने ये वाली करेक्शन करवानी है इसके अंदर। ये कैसे करते हैं मैं बताती हूँ अभी आपको। इफ दिस करेक्शन अचीव बिफोर ग्रोथ इज कंप्लीट, ग्रोथ कंप्लीट होने से पहले आपने अगर कर दी तो ऑब्वियसली ग्रोथ होती रहेगी। जो आपने अलाइनमेंट करेक्ट किया वो अलाइनमेंट में अलाइनमेंट दोबारा भी हो सकती है, और उसमें अलाइनमेंट को दोबारा करेक्ट करने के लिए आप ओपन वेज ऑस्टियोटमी करवाओगे। पहले इस डायग्राम को देख लो, ये देख रहे हो एक्सरे आप नॉक नीज का बेटा? सॉरी बहुत ज्यादा आगे पीछे स्किप हो गया, ये देखें, कैन यू सी इट?
नॉक नीज यस डिफॉर्मिटी। मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये वाली चीज मैं आपको बताई थी कि मीडियल जो आपके पास ग्रोथ प्लेट थी उसकी स्टेपलिंग करवाई है, देख रहे हैं मीडियल साइड ही आई है और नॉकनीज करेक्ट हो गई हैं। ये मैं बताऊंगी कैसे करेक्ट हुई हैं, लेकिन अप्रिशिएट कर रहे हो कि नॉकनीज करेक्ट हुई हैं। ये वही पेशेंट है, यस उसमें मैम। आपने मीडियल ग्रोथ प्लेट की स्टेपलिंग करवाई है। ये देखो, ये डायग्राम याद आ गई है हेमी एपिफिजियोडेसिस की, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, यस मैम। याद आई? अब ये देखो Yes. जरा कि ये फिबुला है, ये लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे स्टेपर लगा के यहाँ पे ग्रोथ प्लेट को अरेस्ट कराया, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे न्यू बोन ग्रोथ हुई है और आपकी फीमर अलाइन हो गई है। कैन यू अप्रिशिएट इट? यस मैम। और नॉक नीज करेक्ट हो गई। अब इमेजिन करो कि दूसरी साइड पे भी यही चीज मौजूद है, यहाँ पे भी ऐसे फीमर है और ऐसे है, तो आपने दोनों साइड पे प्लेट डाल दी और क्या किया कि जो ऑपोजिट साइड है वहां से ग्रोथ, न्यू बोन ग्रोथ हुई है। ये देख रहे हो, बेसिकली हेमी एपिफिजियोडेसिस जैसे मैंने पिछली लेक्चर में बताया था, एक गाइडेड ग्रोथ होती है। ये फ्रैक्चर्स को ठीक करने के लिए नहीं, ये मिस अलाइनमेंट को, मेल अलाइंड फीमर या बोन्स को करेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो आप देखो ये मेल अलाइंड थी, इसको आपने सीधा कर दिया है और बेसिक मसला क्या है, नॉक नीज डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो ये आपके ब्लू एरियाज नजर आ रहे हैं ना बेटा, ये ग्रोथ प्लेट्स हैं बेसिकली, देख रहे हो? फीमर की अपनी है, टिबिया की अपनी है, फिबुला की अपनी है, फ्रैक्चर्स नहीं है, ग्रोथ प्लेट्स हैं। सो जब आपने मीडियल ग्रोथ प्लेट को अरेस्ट किया वहां पे टेंशन बैंड वायर डाल के या स्टेपल करके उस एरिया को, तो यहाँ से बोन ग्रोथ हुई है और अलाइनमेंट ठीक हो गई है। देख रहे हो, इट्स अ गाइडेड ग्रोथ टेक्निक। सो यू गेट इट? वो क्या स्लाइड में ये बात की जा रही थी, अब समझ आ गई? जी मैम। यस मैम। ये हेमी एपिफिजियोडेसिस या गाइडेड ग्रोथ इसको कहा जाता है, करेक्शन। Now we'll talk about geno-recurvatum. It's a deformity in the knee joint so that the knee bend backwards. Geno-recurvatum is also called knee hyperextension and back knee. तो अभी देखो नॉर्मल लिम्ब की अलाइनमेंट कैसी है और इसमें हाइपर एक्सटेंशन हुई है नी जॉइंट पे। कैन यू अप्रिशिएट इट? कई दफा हम जानबूझ के भी ऐसे कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये एबनॉर्मेलिटी के तौर पे मौजूद होती है। दिस इज नोन एज geno-recurvatum। हाइपर एक्सटेंडेड नी जॉइंट है, इसको बैक नी भी कहा जाता है। ये देखिए अलाइनमेंट में ये सही है, लेकिन ये पीछे को गया हुआ है, ठीक है? ये देखें, एक्सट्रीम केस है। कैन यू ऑल अप्रिशिएट इट? दिस इज अ नॉर्मल एंड दिस इज द geno-recurvatum। अप्रिशिएट कर पा रहे हो क्या मसला हो रहा है geno-recurvatum Yes में? मैम। टाइप्स क्या होती हैं geno-recurvatum की? इट कैन बी, जो हम सिवेरिटी पे अगर बात की जाए तो सिवेरिटी हम बेसिकली बता रहे होते हैं माइल्ड टू मॉडरेट टू सिवियर इंटेंसिटी, और उसके भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, बट आपको इसमें यही याद रखना चाहिए कि आपको जो डिफॉर्मिटी की जो इंटेंसिटी है वो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि कितना आपका जो फंक्शन है वो इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है? तो जो आपका जो फंक्शन जितना इफेक्ट होता है उतनी ज्यादा सिवियरिटी इसको कही जाती है। उसके अलावा हम इसके अंदर एक तो सिवियरिटी तो हमने बता दी, साथ साथ हम इसकी टाइप्स बता रहे होते हैं। टाइप्स: एक्सटर्नल रोटरी डिफॉर्मिटी, इंटरनल रोटरी डिफॉर्मिटी एंड नॉन रोटरी डिफॉर्मिटी। अब मतलब क्या है इस चीज का वो मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगी। डिफॉर्मिटी से मुराद क्या है कि एक चीज हो नहीं सकती, डिफॉर्मिटी के तौर पे मौजूद है, और एक्सटर्नल रोटरी डिफॉर्मिटी है। तो मतलब क्या चीज इस डिफॉर्मिटी में नहीं हो पा रही है, क्या नहीं हो पा रही? एक्सटर्नल रोटेशन। जी, तो यही मैंने इसके अंदर आपको बताना था। ये देखें, external rotary deformity recurvatum implies an elevated heel, ठीक है, with the forefoot pointing inwards and the foot remaining in a equinovarus position while walking. तो बेसिकली अभी देखो कि अगर मैं पैर को ऐसे बनाऊं कि मैंने बनाया है, तो उसने कहा कि हील एलिवेटेड है, 4 फुट अंदर को पॉइंट कर रहा है, तो एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पाएगा वो। मतलब क्या है? एक्सटर्नल रोटरी डिफॉर्मिटी है। गॉट इट? यस मैम। समझ लगी बात की? एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पा रहा, एक्सटर्नल रोटेशन की डिफॉर्मिटी हुई है।
जिसकी वजह से जो 4 फुट है वो इनवर्ड्स की तरफ गए हुए हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट इंटरनल रोटरी डिफॉर्मिटी में है, जिसमें 4 फुट आउटवर्ड्स रोटेट हुए हैं बिकॉज इनवर्ड या इंटरनल रोटेशन उसकी डिफॉर्मिटी हो चुकी है, वो हो नहीं सक रही। समझ लग गई? एक्सटर्नल ma'am. रोटेटरी डिफॉर्मिटी में पाँव अंदर को पॉइंट किए हुए हैं, इंटरनल रोटरी डिफॉर्मिटी में पाँव आउटवर्ड को गए हुए हैं। समझ लग गई है? हम किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे? जो चीज का नाम है उसी की प्रॉब्लम है। गॉट इट? जी मैम। तो एक्सटर्नल रोटरी डिफॉर्मिटी में अप्लाई की जाएगी, हील एलिवेटेड है, 4 फुट पॉइंट इनवर्ट कर रहा है एंड फुट इन अ इक्वेनोवेरस पोजीशन। क्लब फुट कभी देखे? पैर ऐसे, आप जरा अब अगर आप कोशिश करो अपने दोनों अपनी टांगों को सीधा करके अपने दोनों पाँव के प्लांटर एरियाज को आपस में मिलाने की कोशिश करो, तो आपके दोनों पैर अंदर की तरफ जा रहे हैं। मैम वो स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं अलाउ कर दें क्लास में आने के लिए। अच्छा, मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, तो आप सारे अपनी पैरों को सीधा करके अपने पैरों के प्लांटर एरियाज या पैरों का जो फुट पैड होता है उसको मिलाने की कोशिश करो, तो आपके पैर अंदर की तरफ मूव करते हैं ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो इसको ma'am. इक्वेनोवेरस पोजीशन कहते हैं। तो इसको क्लब फुट भी कहा जाता है, टेलिपस इक्वेनोवेरस। तो बेसिकली इसमें इतना याद रखो कि एक्सटर्नल रोटरी डिफॉर्मिटी में पैर अंदर को मूव किए होते हैं बिकॉज एक्सटर्नल रोटेशन का प्रॉब्लम होता है। इंटरनल रोटरी में पैर बाहर को मूव किए होते हैं बिकॉज इंटरनल रोटेशन का प्रॉब्लम है। और नॉन रोटेटरी में कोई रोटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, बस जो नी और फुट है वो आपस में एबनॉर्मल पोजीशन में मौजूद है, एंकल फंक्शन नॉर्मल कर रहा होता है। ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू नी फुट की जो पोजीशन है वो एबनॉर्मल होगी, या फुट बहुत ज्यादा डॉर्सी फ्लेक्स्ड होगा या बहुत ज्यादा प्लांटर फ्लेक्स्ड होगा, लेकिन रोटेशन का इशू नहीं होगा। तो आपको अब इनकी टाइप्स की समझ आ गई है? जीनो रिकर्वेटम में क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं? कि एक तो हाइपर एक्सटेंशन होगी नी जॉइंट पे, ठीक है, ऐसे होगा, हाइपर एक्सटेंशन होगी। साथ साथ पैर अंदर को भी हो सकता है या बहुत ज्यादा बाहर को भी हो सकता है, या रोटेशन का बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा, प्लांटर फ्लेक्शन या सिर्फ डॉर्सी फ्लेक्शन का इशू होगा। समझ आ गई आपको इन सब टाइप्स की? यस मैम। आ गई है? चलो गुड। कॉजेज लोअर लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी जो सा है, इसकी कॉज जो है वो जीनो रिकर्वेटम हो सकती है। ठीक है, जीनो रिकर्वेटम लोअर लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, बेसिकली ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं है, ये बेसिकली है एक क्लिनिकल फाइंडिंग कि अगर आपको दोनों टांगों के अंदर लेंथ की डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो उसमें एक कॉज जीनो रिकर्वेटम हो सकती है। एक लिम्ब के अंदर किसी, अगर एक लिम्ब में जीनो रिकर्वेटम है तो ऑब्वियसली अगर जीनो रिकर्वेटम है, आप देखो बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड है, और एक टांग बिल्कुल आप सीधी कर लो, एक टांग को बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंड कर लो, जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड जो लेग होगी वो लंबी होगी कंपेयर टू द नॉर्मल वन। तो लोअर लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी की कॉज हो सकती है आपके पास जीनो रिकर्वेटम, कंजेनिटल हो सकता है। सेरिब्रल पाल्सी के केस में होता है। सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के कंप्लीट मोटर फंक्शन की डिस्ट्रप्शन हुई होती है, कोई इसमें मोटर फंक्शन नहीं होता, बच्चे के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हुए होते हैं, डिफॉर्मिटीज होती हैं जॉइंट्स के अंदर, तो बहुत ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग और पेनफुल कंडीशन होती है, कंप्लीट मोटर डिसफंक्शन हुआ होता है। पोलियो, एज ऑल माय स्टूडेंट्स नो, एक कंडीशन होती है जिसमें जो आपके एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो इफेक्ट होते हैं, वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वहां पे, और आपके मोटर फंक्शंस इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक डिफॉर्मिटी जीनो रिकर्वेटम के तौर पे प्रेजेंट हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का आइडिया है क्या होता है आप लोगों को? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिसेबल हो जाती है। बेसिकली बेटा इसमें ये होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें एंटीबॉडीज आपके जो होते हैं, माइलिन शीथ होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उनको जाके डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये डिफरेंट फिर आपकी बॉडी में सिम्टम्स के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है। इसमें आपको आई के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आई इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन्स, आईज आर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन्स, एक्सटेंशंस होती हैं आपकी ब्रेन्स की।
आइज पे इफेक्ट आता है, आपके स्पीच पे इफेक्ट आता है, क्योंकि स्पीच भी आपकी जो लेरेंजियल मसल्स की वजह से हो रहा है। सिमिलरली होल बॉडी के जो मोटर कंट्रोल है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, वो भी इफेक्ट होता है। तो बेसिकली इशू मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डीमलेशन स्टार्ट कर देता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में याद है बच्चों को, डिशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करता है, याद है किसी को? यस मैम, इसमें डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन होता है वो लैक करता है। एग्जैक्टली और इसके अलावा एक कंडीशन होती है क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्चर। क्वाड्रिसेप्स कौन से मसल्स होते हैं आपके लेग के, जरा कोई बताए मुझे। मैम मैम नी थाई की एक्सटेंसर्स इंटीरियर होते हैं। कंपार्टमेंट ऑफ थाई। वेरी गुड। तो इसमें देखोगे, मैं अगर लैटरल साइड शो करूँ, ये नी बना दिया, ये पैर बना दिया है, तो जो ये मौजूद है ना यहाँ पे मसल्स, ये क्वाड्रिसेप्स के मसल्स होते हैं, ये पीछे वाले हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, याद है ना आपको? यस मैम। अगर इनका कॉन्ट्रैक्चर हो जाए तो उन्होंने चूंकि नी जॉइंट पे एक्सटेंशन करवानी है, तो कॉन्ट्रैक्चर की वजह से ये हाइपर एक्सटेंशन करवा देंगी और नी जॉइंट में क्या होगा, जीनो रिकर्वेटम का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, सो इट मेक्स सेंस। इसके अलावा लिमिटेड डोर्सी फ्लेक्शन अगर प्लांटर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो जाए। प्लांटर फ्लेक्शन होता है पैर जब आपका हील ऊपर उठे, जैसे आपने लड़कियां हील्स पहनते हो आप लोग, तो वो प्लांटर फ्लेक्शन हुआ होता है। पैर को जब ऊपर उठाओ तो वो क्या होता है, डोर्सी फ्लेक्शन होता है। पता है ना प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट्स एंकल जॉइंट यस के क्या मैम। हैं? ठीक है। तो लड़कियों, जब तुम लोग कभी हील्स पहनती हो तो कभी नोट किया कि जब बहुत लंबी बड़ी वाली हील्स पहनती है तो आपकी नी जॉइंट्स आगे की तरफ चली जाती हैं, जी मैम। तो रिकर्वेटम लाइक डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, नी जॉइंट्स आगे की तरफ चली जाती हैं आपकी। तो अगर खुद करके भी देखो, अभी आप लोग प्लांटर फ्लेक्शन करो जरा, जितना हो सके मैक्सिमम लिमिट तक प्लांटर फ्लेक्शन करो, जितनी हील ऊपर उठ सके उठाओ अपनी हील को ऊपर, तो देख रहे हो आपके नी जॉइंट्स आगे को जा रहे हैं, जीनू रिकर्वेटम डेवलप हो रहा है। करके देखा, करके देखा कि नहीं, कुछ तो जवाब दो। यस मैम, बस स्लाइड से हो रहा है। जी मैम किया। देखिए स्लाइड सा होता है ना, तो ऑब्वियसली ये तो बेटा कॉन्ट्रैक्चर है, ये मुस्तकिल होगा और शदीद होगा। तो देखो, अगर आप खुद करके भी देखो तो आपको फील हो रहा है, जब आप लंबी हील भी इवन पहन के देखते हो तो आपकी नीज आगे को गई होती हैं, वो यस मैम। स्ट्रेट नहीं होती हैं आपकी knees। तो वो यही बता रहा है, जस्ट एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे, कि जिनमें फिर प्लांटर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर होता है वो डोर्सी फ्लेक्शन नहीं कर पाते, उनमें भी जीनो रिकर्वेटम की डिफॉर्मिटी आती है। इसके अलावा पोप्लिटियस मसल की वीकनेस, पोप्लिटियस मसल आपके पोप्लिटियल फॉसा में होता है, ये नी जॉइंट पे फ्लेक्शन करवाता है, और जब इसकी फ्लेक्शन नहीं करवाता तो नीज एक्सटेंडेड रहती हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स का भी इशू अगर जिनके अंदर हो, तो जॉइंट हाइपर मोबिलिटी की वजह से जॉइंट्स हाइपर एक्सटेंशन हो सकती है नी जॉइंट की, लाइक मार्फन सिंड्रोम में फिब्रिलिन प्रोटीन का इशू होता है, एलर डैनलॉस में इलास्टिन प्रोटीन, एक कंडीशन होती है बिनाइन हाइपरमोबाइल जॉइंट सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में कोलेजन टाइप 1 की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से जो बोन्स होती है वो इंतहाई सॉफ्ट होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से भी क्या होता है, जीनू रिकर्वेटम हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पेन ऑन द आउटर अपर बैक पार्ट ऑफ द नी referred to as a posterolateral ligamentous pain, aching pain in the medial tibiofemoral joint because आपको हाइपर एक्सटेंशन जिसे कहती हैं बहुत ज्यादा, वो की वजह से जॉइंट और लिगामेंट्स में पेन शुरू हो जाती है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हाइपर एक्सटेंशन। knees move into hyperextension in a mid stance phase। mid stance बेसिकली वॉकिंग के फेजेस की बात की गई है। तो मिड स्टांस फेज वो फेज होता है जब आप नीज को हाइपर एक्सटेंड करके आप अपना कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे होते हो। तो जब आपने अपना कदम आगे बढ़ाना होता है तो आपकी नीज बेटा एक्सटेंड कर रही होती है ना, व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू हैव टू मेक अ स्टेप, तो आपकी नीज क्या करती है, पहले आप पैर को उठाते हो, फिर आप क्या करते हो, अपनी नीज को एक्सटेंड करते हो। ऐसी बात है, मिड स्टांस फेज कहते हैं उसको। ऐसी बात है कि नहीं, जब कदम बढ़ा रहे होते यस हो मैम। नीज एक्सटेंड करती है ताकि आपका स्टेप फॉरवर्ड आ यस सके। मैम। तो उस दौरान क्या होता है, आपकी नीज हाइपर एक्सटेंड कर जाती हैं, और इस हाइपर एक्सटेंशन के की वजह से निपिंग फीलिंग आती है इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नी। लिमिटेशन होती है इसके अलावा फ्लेक्शन की, बिकॉज हाइपर एक्सटेंशन की डिफॉर्मिटी है। effusion or other evidence of knee abnormality absent time of example effusions in cases of inflammation like osteorheumatoid arthritis जो होता है, तो वो आपको नजर नहीं आएगा बिकॉज इसके अंदर जीनो रिकर्वेटम की कॉज में कोई इंफ्लेमेटरी कोई कंडीशन नहीं थी।
इसके अलावा sometimes a dense band that becomes tense during flexion of the knee could be palpated in the proximal part of the patella. आपको पता है कि आप जब अपनी नी को वैसे विजुअली देखो तो आपकी नी जॉइंट के ऊपर ऐसे इस एरिया पे स्किन के फोल्ड्स बने होते हैं, ऐसी बात है। और जब आप एक्सटेंड करते हो तो ये स्मूथ हो, फ्लेक्स करते हो तो ये स्मूथ हो जाता है, ऐसी बात है। यस मैम। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी नीज बहुत ज्यादा रहती हैं इस तरह हाइपर एक्सटेंडेड रहती हैं नीज पैर, अगर मैं ऐसे बना दूं, तो जब इस हाइपर एक्सटेंशन पे जब आप फ्लेक्शन करने की कोशिश करते हो तो आपको पेटेला के ऊपर जो स्किन है वो इंतहाई टेंस बैंड लाइक फील हो रही होती है, बिकॉज आपकी लिम्ब पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसकी जो सी है फ्लेक्शन हो, लेकिन वो फ्लेक्शन कर नहीं पा रहा होता बिकॉज ये हाइपर एक्सटेंशन की डिफॉर्मिटी है। तो स्किन बहुत ज्यादा यहाँ पे टॉट फील हो रही होती है और वहां पे टेंस बैंड लाइक आपको फील हो रहा होता है जो उसके ऊपर पैल्पेशन के ऊपर। पेटेला लोकेटेड मोर अपवर्ड एंड समटाइम आउटवर्ड हो जाता है। और इसके अलावा फीचर्स देखे गए हैं कि ये यूजुअली बायलेटरल है, दोनों टांगों में है। आइडेंटिकल ट्विन्स अगर हैं दोनों में डिफॉर्मिटी मौजूद होगी, फीमेल्स में कॉमन है, लेकिन इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम और एक्सरे ऑफ बोथ द लिम्स आप करोगे तो उस पर आपको पता चल जाएगा। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं की जाती है एंजीनो रिकवेटम व्हेन वी नीड टू आइडेंटिफाई द कॉजेज। और जब कॉजेज आइडेंटिफाई हमने कर ली तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जब हमने करनी है तो हम ऑर्थोटिक डिवाइसेस यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ऑर्थोसिस में और प्रोस्थेटिक डिवाइसेस में क्या फर्क होता है। तो ऑर्थोटिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि मूवमेंट या अलाइनमेंट में असिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन प्रोस्थेटिक वो डिवाइसेस होती है जो कंप्लीट लिम्ब को क्या करती हैं, रिप्लेस करती है। जैसे आपको पता है कि लोगों के अंदर में एम्पुटेशन करनी पड़ती है, तो जिन लोगों की बिलो नी एम्पुटेशन होती है तो हम उनमें एक प्रोस्थेटिक लगा देते हैं, मेटल का लोअर लिम्ब लगा देते हैं, ऐसी बात है। तो प्रोस्थेटिक क्या होती है, कंप्लीटली न्यू इम्प्लांट होता है इन प्लेस ऑफ अ लिम्ब। जबकि ऑर्थोटिक क्या होती हैं, ऑर्थोसिस या ऑर्थोटिक जो डिवाइसेस होती हैं वो असिस्ट करवा रही होती हैं। जैसे एग्जांपल क्या दूं ऑर्थोटिक डिवाइसेस की, ब्रेसेस क्या होती हैं बेटा, ऑर्थोटिक डिवाइसेस होती है जो कि आपकी अलाइनमेंट में हेल्प करती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे केस में जीनू रिकरवेटम का एलिमेंट है, जीनू रिकरवेटम में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड हमारे पास पड़ी हुई थी। जैसे मैं यहाँ पे जीनू रिकरवेटम बनाऊं ऐसे करके, और ये आपका पैर है और ये आपकी हील है, तो आप क्या कर सकते हो उसके अंदर, चूंकि एक तो नी ऑर्थोसिस यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक ब्रेस लगा दो ताकि टांग सीधी हो जाए। एंकल फुट यूज कर सकते हो, जैसे हमने एंकल फुट में बात की थी कि एक्सटर्नल रोटेटरी डिफॉर्मिटी हो सकती है, इंटरनल रोटेटरी डिफॉर्मिटी हो सकती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए फुट पे ब्रेस लगा सकते हो, या एंकल फुट ऑर्थोसिस, या कंप्लीट एक ब्रेस लगा सकते हो जो कि फुट और नी को कंप्लीटली अलाइन कर दे। तो समझ आ गई ऑर्थोसिस क्या थी। ब्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोसिस। ब्रेसेस अलाइन करने में हेल्प बड़ा कर रही होती है। खूबसूरत लग रहा है यार, ओए होए होए, चस करा दी भाई, चस करा दी। जुनेद साजिद बेटा, आप अपने दोस्त की जो तारीफ कर रहे हो ना, काइंडली चुप करके करो, ठीक है। बहुत शर्मिंदगी की बात है, आप लोगों को पता नहीं होता, आप लोगों की जो वीडियोस है ना डायरेक्टर्स आपको फॉरवर्ड होती हैं, तो बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है जब सीनियर सेमेस्टर के बच्चे ऐसे करते हैं। खैर, अब ये समझ आ गई होगी आपको इसके अंदर, ठीक है, यस कि मैम। ब्रेसेस जो होती हैं वो बेटा वो ऑर्थोसिस की एग्जांपल है, ठीक है। जी। सर्जरी जिसे कहते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि जीनो रिकरवेटम इज वेरी मच रेजिस्टेंट टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, तो इसमें आपने सर्जरी ही ऑप्ट करनी होती है बिकॉज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज नॉट एज बेनिफिशियल। अर्ली रिकग्निशन एंड प्रिवेंशन थ्रू पैसिव एक्सरसाइजेस प्रिवेंटिव। अगर आपको लग रहा है कि जीनू वेरम का एलिमेंट स्टार्ट हो गया है तो हम पैसिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट की, ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो और जिसे कहते हैं डिफॉर्मिटी जिसे कहते हैं वो परमानेंट ना हो जाए। जैसे कि आपको पता है बेटा, हम जो पैरालिसिस के मरीज होते हैं, फॉलेज के मरीज होते हैं, हम क्या करते हैं उनके अंदर, हम पैसिव मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं ना, टांग पकड़ के उनको हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं यस ताकि मैम। कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो। तो सिमिलरली प्रिवेंशन के लिए आपने ये करना है। लेकिन सर्जरी इंडिकेटेड एंड हैबिचुअल डिसलोकेशन ऑफ द पटेला, जब पटेला डिसलोकेट हो जाए आउटवर्ड और अपवर्ड, और इसके अलावा जिनके अंदर एस्टेब्लिश कॉन्ट्रैक्चर्स अब बन चुके हैं कि अब वो जीनियो रिकर्वेटम पैसिव मूवमेंट पे ठीक नहीं हो रही, उसके लिए फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी बहुत बहुत जरूरी होती है। सो दिस इज नाउ हाउ वी एंड द लेक्चर। तो इसमें हम लोग, मैंने एंड पे 2 समरी स्लाइड्स रखी हैं आप लोगों के लिए। जैसे ये आप देखें, इंस्पेक्शन स्टैंडिंग पे जब आपने देखनी है तो बो लेग डिफॉर्मिटी अप्रिशिएट कर रहे हो बेटा आप,
इंटर नी डिस्टेंस बढ़ चुका है और लेग्स बो हो चुकी हैं। नॉक नीज में नीज मिली हुई हैं आपस में और लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस जो है फीमर टिबिया का वो आउटवर्ड चला गया है। और जीकर में क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन हुई हुई है नी जॉइंट पे। जी मैम। जी, इसको बैक नी भी कहते हैं, नी बैक की तरफ चली गई है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बो लेग्स में क्या होता था, बो लेग्स में फीमर्स एक्सटर्नली रोटेट होती हैं और नी स्टार्ट पुलिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। इन केस ऑफ जीनू वेलगम या फिर नॉक नीज मूव इनवर्ड्स, और इनिशियल केसेस में जब डिजीज अभी प्रोग्रेस शुरू हुई होती है तो फीमर स्टार्ट्स रोटेटिंग इंटरनली, ठीक है। जी वो जब एडवांस केसेस थे ना जिसमें टेंसर फेशियल आटा का कॉन्ट्रैक्चर था तब एक्सटर्नली रोटेट करते हैं, लेकिन जब डिजीज अभी प्रोग्रेस शुरू हुई होती है तब वो इंटरनली रोटेट करती है, बिकॉज नीज अंदर को जा रही हैं तो फीमर ने भी कॉम्पनसेटरी इंटरनल रोटेशन ही करनी है, ठीक है। एंड लास्टली जीनू रिकर्वेटम में क्या हो रहा है कि इसके अंदर हमारे पास जब आपका जो है एक्सटर्नल, जब ये हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन हुई है तो उसमें क्या होता है कि फीमर इंटरनली रोटेट करती है और टिबिया है वो नी हाइपर एक्सटेंशन की वजह से भी इंटरनली रोटेट करना शुरू कर देती है। जब आप अपनी नीज को बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंड करके देखो तो वो इंटरनली रोटेट कर रही होती है टिबिया कॉम्पनसेटरी। समझ आ गई आपको पूरे लेक्चर की? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें लेक्चर से रिलेटेड। यस मैम। बताएं। मैम एक पेशेंट है, तो वो जीनोवेरम का पेशेंट है, ठीक है। हम्म उसको उनकी एज है ऑलमोस्ट 80, हम्म और मैम उनको ना तकरीबन 1 साल हो गया है उनको, उनके ना जो नीज है ना वो स्टिफ हैं और कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है। और उनके मतलब जो फुट है वो भी इन्वर्टेड है, और मतलब पूरी जीनोवेरम की कंडीशन है। ठीक। मैम इसके ट्रीटमेंट में इसको आइसोमेट्रिक मतलब करवाई हैं कुछ, और मजीद इसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं या फिर उनको ऑर्थोपेडिक को रेफर कर दिया जाए, ये पूछना। बेटा अगर एज को कंसिडर करो ना आप, तो इस एज में कॉन्ट्रैक्चर्स को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी एज ऐसी है। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक तो आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की, जैसे हमने पहले बात की थी कि जैसे कि जीनू रिकर्वेटर में भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की हमने बात की है, उसी तरह ही जैसे जीनू वेरा में भी हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो इन केसेस में एक तो पहली बात अगर एज को कंसिडर किया जाए तो एज में जो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं उनको रिलीव करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इनमें एज के साथ साथ जो आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इतनी हेल्पफुल नहीं होती है। इसमें डेफिनेटली जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन ही है। मैम अगर नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट होती है, तो वो इस एज में इफेक्टिव होगी? बेटा इस एज में 80 इयर्स की एज में अगर आप नी रिप्लेसमेंट करो तो इसमें रिकवरी जो है वो बहुत पुअर होगी और बहुत स्लो होगी, नहीं, अगर मैम बहुत वो स्लो। सर्जरी टोटल नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो? टोटल नी रिप्लेसमेंट में तो है चांस कि सही हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली इम्प्लांट्स का ही होगा। जैसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट होती है वैसे ही टोटल नी रिप्लेसमेंट भी है, तो इसमें इम्प्लांट्स होंगे तो उसमें चांसेस यही हैं। लेकिन यह है कि एज के साथ ना मैं यही आपसे बात करूंगी कि एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आपकी कितनी अच्छी रिकवरी होती है और कितना अच्छा आप लेटर ऑन लाइफ उसके साथ एक्लेमेटाइज कर जाते हो अपनी चेंजेस के साथ। तो ये आपको जैसे कहते हैं ना, कंसिडरिंग हिज एज, कंसिडरिंग अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज या ओबेसिटी वगैरह को जेहन में रखते हुए एक प्रॉपर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि कंपेयर टू कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव को अगर और सर्जरी को वे आउट करो तो सर्जरी जिसे कहते हैं वो बेस्ट होती है। लेकिन उसमें भी फिर इस एक्सट्रीम एज पे भी अगर आप देखो तो कंजर्वेटिव और उसको तो तब भी आप ये कंसिडर करोगे सर्जरी बेस्ट है, लेकिन उसमें रिकवरी चांसेस स्लाइटली कम होते कंपेयर टू पीपल हु आर इन देयर मिडिल एज, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द फैक्ट कि एज ज्यादा होने की वजह से आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। जी मैम, ठीक है मैम। ठीक है, एनी अदर बेटा क्वेश्चन? मैम वो जो असाइनमेंट है वो 6 बजे ही करानी है या
किसी 6 बजे से टाइम में पहले डे बेटा, आज के दिन 6 बजे से पहले पहले, क्योंकि मैंने ओके उसको मार्क करना है। अगले दिन दूसरे सेक्शन के, उससे अगले दिन मेरे बिहेवियर वाले स्टूडेंट्स की असाइनमेंट सबमिशन है। मैंने इसलिए सेपरेट डेट्स दी थी ताकि असाइनमेंट्स मिक्स अप ना हो। एनी अदर मैम क्वेश्चन? अभी करा सकते हैं करो बेटा, करो, असाइनमेंट 6 बजे से पहले पहले करो। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। नाउ एंड द लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।